आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जो परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली है। प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। इससे पहले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम समझते परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझते हैं शॉर्ट में। देखो, परिमेय संख्याओं का मतलब होता है परिमेय संख्या। इसकी डेफिनेशन पहले लिखवा चुका हूँ, लेकिन परिमेय संख्या वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q क्या है? एक पूर्णांक है। कैसे? P बराबर क्या है? पूर्णांक। P बराबर पूर्णांक और Q बराबर भी पूर्णांक। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं। इसका मतलब होता है नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब होता है या तो माइनस का अंक या प्लस का अंक। तो P बराबर क्या होना चाहिए? कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 5 हो सकते हैं। Q बराबर भी कुछ भी हो सकता है, जैसे माइनस का 3 हो सकता है। तो 5 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये जो 0 है ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे P बटा Q का मतलब है, इसका मतलब है जैसे 5 बटा 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 5 भी पूर्णांक है और -3 भी क्या है? Q का मान है। अब देखो, लेकिन 5 बटा 0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि P का मान क्या है? P का मान तो 5 है, लेकिन Q का मान क्या है? पर 0 है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, 0 बटा 5 यदि हम लिखें तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या? क्योंकि P बराबर पूर्णांक 0 है और Q बराबर पूर्णांक 5 पूर्णांक है, तो हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे √4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। √4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन √3 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वे रूट के अंदर स्थित संख्या है जिन्हें हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √4 का यदि 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है √4, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम क्या निकाल सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वर्ग नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि वर्ग परिमेय संख्या होती है जिनका हम वर्ग निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या होती है पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग। जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो कहलाती अपरिमेय संख्या। तो इनसे संबंधित जानकारी हालांकि हम पढ़ चुके थे, लेकिन हम पढ़ेंगे उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये गुणधर्म क्या है? इन सवालों को हल करने में हम उनकी जानकारी देते हैं। देखो,
ये जो उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कि परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के गुणधर्म जैसे मैंने लिखा ए और बी क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या ए और बी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इनके गुणधर्म क्या है? जैसे अगर ए और बी को हम जोड़ते हैं तो परिमेय अंक ही आएगा, ए प्लस बी। अगर ए बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक परिमेय अंक ही आएगा। ए और बी को जोड़ने पर एक परिमेय होगा। जैसे ए की जगह हमने लिया 3, बी की जगह लिया हमने 5, और 3 ने 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, और 8 भी क्या है? एक परिमेय अंक है। अगर ए और बी को गुणा करने पर भी परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। जैसे यदि हम 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या ये 15 क्या है? एक परिमेय अंक है, परिमेय संख्या है मतलब। लेकिन घटाने पर, या उसको कहते हैं व्यकलन या भाग देने पर भी परिमेय होगा। लेकिन आगे देखते हैं इसके कुछ नियम होंगे। तीसरा, ए माइनस बी कहने का मतलब यदि हम 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 भी क्या है? एक परिमेय अंक होगा। 2 भी क्या है? परिमेय अंक होगा। लेकिन जो भाग है ए भाग चिन्ह बी, तो ए भाग चिन्ह बी यह परिमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे ए का मान लिया हमने 5 और बी का मान क्या ले लिया? 3। 5/3 तो ये क्या है? ये तो परिमेय है। लेकिन यहाँ पर 5 यदि 0 लें तो ये परिमेय नहीं होगा। एक नियम आता है क्रम विनियमितता का नियम। क्रम विनियमितता का नियम, और ये नियम इस सवाल के अंतर्गत लगने वाला है कि देखते हैं क्रम विनियमितता क्या होती है। क्रम विनियमितता का मतलब होता है जैसे 3 परिमेय संख्या जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यदि हम इनका क्रम विनिमय का मतलब होता है इनको आगे पीछे रख दें तो कुछ अंतर आता है क्या? देखो, ए प्लस बी प्लस सी को यदि हम यूँ लिख दें बी प्लस ए प्लस सी लिखते हैं तो क्या अंतर आता है क्या? वही चीज़ें क्रम विनियमितता। जैसे ए की जगह हमने लिख दिया 3, बी की जगह लिख दिया 4, सी की तरह लिख दिया 5। इसी प्रकार से बी की जगह क्या लिखा था हमने? 4, ए की जगह क्या लिखा था? 3, सी की जगह क्या लिखा था? 5। इनका क्रम क्या है? हमने चेंज कर दिया। यदि हम इनको जोड़ने पर कुछ अलग आता है या समान आता है वो देखते हैं। 3 4 कितने होते हैं? 7, 7 5 कितने होते हैं? 12, 4 3 कितने होते हैं? 7, 7 5 कितने होते हैं? 12। तो ये क्या है? क्रम विनियमितता का नियम की संख्याओं किसी भी क्रम में लिखेंगे ना, उत्तर वही आएगा। तो एक नियम तो ये है क्रम विनियमितता का। एक दूसरा नियम समझते हैं जो इस सवाल से संबंधित नियम है, वितरकता का नियम। वितरकता का नियम।
देखो वितरकता का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको बांट देना। क्या करना? बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। देखो कैसे बांटेंगे, जैसे मैंने लिखा, जैसे कोई भी संख्या लिख दी मैंने 2x + y लिख दिया मान लो, ठीक है। अब इस 2 को हम इन संख्याओं के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको बांटते हैं। तो 2 को इस कोष्ठक, इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है इसका मतलब? गुणा। तो 2 को x से गुणा करने पे क्या आएगा? 2x, फिर प्लस 2 को y से गुणा करने पे क्या आएगा? 2y, है ना। तो इस 2 को हमने x और y के साथ में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस एक को मतलब इसके साथ में क्या किया? हमने बांट दिया। जैसे मान लो, जैसे मैंने लिखा a b + c, ठीक है। तो यदि हम इस a को b और 7 के साथ में बांटते हैं, c के साथ में बांटते हैं, तो a × b कैसे आएगा? a × b प्लस a × c। ये इंटू इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर इनडायरेक्ट बता रहा हूँ, a × b प्लस a × c। अब यदि हम इन संख्याओं को यदि हम कोष्ठक में लेते हैं तो कैसे लेंगे? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इन संख्याओं में जो समान अंक कौन सा है, समान अंक कौन सा है? a। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? इसको कोष्ठक के बाहर लिख देंगे। a को क्या करेंगे? कोष्ठक के बाहर लिख देंगे। उसके बाद में जो संख्या बची उसको कोष्ठक के अंदर लिख दो। क्या बचा? b बचा। और ये जो गुणा का चिन्ह है तो कोष्ठक के बाहर एक गुणा का, इसका मतलब गुणा होता है। तो ये जो b और c बचा, इसको क्या करेंगे? कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, b + c। तो ये जो नियम है ये क्या है? वितरकता का नियम, जो इस सवाल में लागू होने वाला है। तो आइए अब हम सवाल को हल। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। -2/3 × 3/5 प्लस 5/2 -3/5 × 1/6। तो सबसे पहले इस जो सवाल में ये देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं। और पदों को ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं के बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है ना, वहाँ से पद बनता है। जैसे एक तो प्लस का चिन्ह ये है, तो इधर के जो एक पद तो ये हो गया, एक माइनस का चिन्ह है तो एक पद ये हो गया, और ये एक पद कौन सा रह गया? ये। इस सवाल में कुल पद कितने हैं? 3। कुल कितने पद हैं? 3। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्रम विनियमितता का सूत्र लगाते हैं, नियम लगाते हैं। कौन सा लगाएंगे? क्रम विनियमितता का नियम। क्योंकि सवाल कह रहा है उस बात को कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से, डायरेक्टली नहीं करना है। यदि आप डायरेक्टली करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उचित गुणधर्मों के उपयोग से मान ज्ञात करना है। तो क्रम विनियमितता का मतलब होता है ये जो पद है इनका क्रम को क्या कर देंगे? हम चेंज कर देंगे। जैसे जो पहला है इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे? -2/3 × 3/5। अब ये जो पद है ना, इसको क्रम चेंज कर दो। इस पद को आगे ले आओ, इस पद को पीछे ले जाओ। इस पद को आगे लाने के लिए ये जो चिन्ह है ये भी आगे आएगा, -3/5 × 1/6। ये पूरा पद लिख दिया। उसके बाद में बचा क्या? ये पद। इस पद से आगे वाला चिन्ह कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, और 5/2। ये कंडीशन सामने आती है। देखो अब इस कंडीशन को यदि हम गौर से देखें कि ऐसी संख्या देखो जो 2 बार आ रही हो, देखो इसमें ये जो 3/5 ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 3/5 2 बार आ रहा है ना, तो इसमें से क्या करेंगे हम? कौन सा नियम लगाएंगे? वितरकता का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? वितरकता, जो भी हमने पढ़ा था वितरकता का नियम। और उस नियम के तहत क्या होता है? उस नियम के तहत होता है यदि इस प्रकार से कोई संख्या हो तो एक संख्या को इस तरह से बाहर निकाल देंगे और बाकी को कैसे लिख देंगे? इसे लिख देंगे। तो इसमें से जो -3/5 है इसको हम क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, 3/5। इस प्रकार से
जो संख्या बचती है ये, अब ये जो माइनस का मतलब 3/5 ये ले लो, ठीक है। उसके बाद में जो संख्या बचती है क्या बचेगी, -2/3। अब ये जो इंटू था इसके साथ में आ गया, यहाँ पर इसका मतलब इंटू होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है। और ये जो ये संख्या यहाँ आई गई, ये चिन्ह यही है, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 1/6। एक कोष्टक में बंद कर दो, प्लस 5/2। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या हमने बाहर ली, उसको बाहर लेने के बाद में हमने कोष्टक लगाया, उसके बाद -2/3 लिखा। ये जो इंटू था इसका मतलब ये इंटू होता है। उसके बाद में ये जो चिन्ह है माइनस का, ये माइनस का चिन्ह यहाँ ही रहेगा। ये संख्या दो में से एक संख्या बचती है। इसके बाद में ये इंटू आएगा, इंटू इससे गुणा होगा, सही है, इससे ये संख्या गुणा होगी, सही। -1 क्या लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। उसके बाद हम प्लस 5/2 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3/5। अब इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, लसे लेंगे। इनको हल करने के लिए क्या लेंगे, हम लसे लेंगे। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर लसे लेना पड़ेगा। और इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें लसा मसा आना आवश्यक है। तो -2/3 -1/6 -2/3 और -1/6 का क्या लेंगे, हम लसा लेंगे। लसे कैसे लेते हैं, दो विधियाँ इसकी। एक तो आप इसको इस विधि से ले सकते हैं, गुणनफल विधि से। 2 का भाग देंगे, 3 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, तो 3 का 3 लिख देंगे। 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार गया। 6 में 2 का भाग 3 बार गया। फिर इसके बाद में 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 में 3 का 1 बार। ये जो संख्या है उसको कैसे लिखेंगे, 2 × 3। 2 को 3 से गुणा किया तो कितना है, 6। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीनों 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 6 का पहाड़ा बोलो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। इस प्रकार से दोनों संख्याओं में सबसे पहले जो समान संख्या है उसका लसे होगा। तो इसमें देखो समान, सबसे पहले क्या है, समान 6, तो 6 क्या होगा, अपना लसे होगा। तो इसका लसे क्या आया, 6 आया। अब क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे। 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 2। 2 को 2 से गुणा करें तो क्या आया, 4। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। 6 में 3 का भाग दिया, 2 आया। 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 4 आया। माइनस 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे लसे ये सब संख्याओं की जानकारी होना आवश्यक है, वरना हम इन सवालों को हल नहीं कर सकते। अब ये संख्या तो ऐसे किसी उतारो, 3/5 प्लस 5/2। अब ये जो कंडीशन है इसको भी सॉल्व करो। 3/5 कोष्टक माइनस माइनस, दो समान पूर्णांक होने पर पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं, तो कितना हो गया, माइनस माइनस क्या आएगा, -5/6 -5/6। 4 एक कितना हो गया, 5/6 प्लस 5/2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो 3/5 माइनस को प्लस से गुणा करने पर, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो माइनस को प्लस से गुणा कर पर माइनस की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे कैसे, ये माइनस की संख्या आ जाएगी, और इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ये माइनस यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5/2 क्या किया हमने, सिर्फ कोष्टक को हटाया, कुछ नहीं किया। जब कोष्टक हटता है तो बीच में गुणा का चिन्ह आता है। ये कंडीशन है यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमने नियम बताया था भागुज होगा। कौन सा नियम लगाया था, भागुज होगा, जिसको हम लैंग्वेज में कहे दी तो बोर्ड मास का नियम होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, उसके बाद में जोड़ करते हैं, और सबसे अंत में क्या करते हैं, घटाव करते हैं। और उनसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक हल हमने कर लिया।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाग तो है नहीं तो क्या करेंगे, गुणा। इन संख्याओं को काटो, ये चीज़ हल करेंगे। 5 को 5 से 5 कितनी बार कटे, एक बार। कितनी बार कट गया, एक बार। काय का एक आएगा, माइनस का। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया, 6, 2 बार। तो क्या बचा, ऊपर की संख्या क्या बची, 1 और -1। 1 को -1 से गुणा करेंगे, क्या बचा, देखो इधर देखो, 1 इंटू -1 बटा, नीचे क्या बचा, 1 बटा। तो ये संख्या बची अपने पास, प्लस 5 बटा 2। तो इन संख्याओं को हल कर दो, पहले इन संख्याओं को गुणा कर दो। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। प्लस 5 बटा 2, प्लस 5 बटा 2, ठीक है। अब इसका भी क्या करेंगे हम, इसका भी लसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका लसे निकालेंगे। अब जब 2 समान पूर्णांक हो तो उसका लसे वही पूर्णांक आएगा। 2 इसका क्या आ गया, 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, प्लस 2 में 2 का भाग एक बार। 2 में 2 का भाग एक बार। तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखो, जब 2 असमान पूर्णांक होंगे, एक पूर्णांक माइनस का, एक पूर्णांक प्लस का, जब 2 असमान पूर्णांक होंगे, पूर्णांक आपस में क्या होंगे, घटेंगे। 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 4 बचा, 4 बटा 2। अब 4 बटा 2, तो इनको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आया, 4। ये अपना आंसर 2 आया। इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाता है। देखो सवाल नंबर 2, ये सवाल भी इसी टाइप का है। सबसे पहले इसमें भी क्रम विनिमयता का नियम लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा नियम लगाएंगे, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का क्या लगाएंगे, नियम। और उससे क्या होता है, संख्याओं को एक्सचेंज करना, पदों को, संख्याओं को नहीं, पदों को एक्सचेंज करना। यहाँ पे पद देखते हैं कि प्लस और माइनस, एक पद, 2 पद और कितने, 3 पद। इस सवाल में कितने पद हैं, 3 पद। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम विनिमयता के माध्यम से हम क्या करेंगे, संख्याओं को एक्सचेंज कर देंगे। पदों को 2 बटा 5 इंटू -3 बटा 7। अब क्या करेंगे, इस पद को पीछे ले जाओ, इस पद को आगे ले आओ, प्लस 1 बटा 14 इंटू 2 बटा 5। अब इस पद को लास्ट में लिखो, -1 बटा 6 इंटू 3 बटा। ये कंडीशन सामने आती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से संख्या समान है। यहाँ पर हम समान देखेंगे, एक पद तो ये समान है और एक पद ये समान है। एक पद तो ये समान है और दूसरा पद ये समान है। तो यहाँ पर हम नियम लगाएंगे, वितरकता का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, वितरकता का नियम। और वितरकता के नियम के द्वारा हम क्या करेंगे, संख्याओं को कोष्ठक के अंदर, एक संख्या को कोष्ठक के बाहर लिख देंगे। जैसे कौन सी संख्या है, 2 बटा 5। तो 2 बटा 5 हमने क्या लिख दी, कोष्ठक के बाहर, ये कोष्ठक। -3 बटा 7, ये संख्या को इधर लिख दिया हमने। तो क्या बचा, प्लस का 1 बटा 14। कोष्ठक बंद कर दो और इधर क्या बचा, ये तो 12 हो ही गया, माइनस का 1 बटा 6 इंटू 3 बटा 2, ठीक है। अब इसको वही सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 बटा 5, यदि भाग होगा सूत्र से भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग गुणा करेंगे। इसको क्या करेंगे, गुणा वाले चिन्ह को हल करेंगे। -3 बटा 7 प्लस 1 बटा 14 माइनस, देखो इसको काट तो कट रहे हो, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
4, तो 1 बटा कितना हो गया 4। इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, लस। और लस लेने के मैंने कौन सी विधि बताई थी, 7 का पारा बोल दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28। 14 का पारा बोल दो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42। यहाँ पर समान अंक आ गया, तो इसका लस क्या हो गया 14, इसका लस हो गया। तो देखते हैं 14 में 7 का क्या देंगे, भाग देंगे। ये 14 में 7 का भाग दिया तो क्या आया 2। 2 को 3 से -3 से गुणा करने पे क्या आएगा -6, प्लस 14 में 14 का भाग दिया तो क्या आया 1, और 1 को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा 1। इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दो, 2/5 ऐसा कैसा लिख ही देंगे, -1/4 हो गया। अब इस संख्याओं को क्या करेंगे, हल करेंगे। अभी 2/5 कोष्टक माइनस प्लस, असमान पूर्णांक होने पर क्या होंगे, घटेंगे। -6 में से +1 गया तो माइनस का क्या बचेगा 5/14, -1/4। सबसे पहले क्या करेंगे, अब कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक हटा देंगे। इसमें से कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगी संख्या 2/5 इंटू -5/14 -1/4। तो गुणा को क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा की जो संख्या है इनको हल कर लेंगे। कट रहे हो तो काट दो इसको, देखो 5 से कट गए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इधर उतार लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा -1, और इधर क्या है 1 को 7 से गुणा करने पे क्या आएगा 7, -1/4। इनका भी लेख क्या लेंगे हम, लसा लेंगे। तो 7 का पारा बोल दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। 4 का बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 से 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 24, 4 से 28 आएगा। तो 7 चौको यहाँ भी क्या आएगा 28, समान पूर्णांक कौन सा हुआ 28। तो इसका लस क्या आया 28। 28 में 7 का क्या देंगे हम, भाग देंगे। 28 में 7 का क्या देंगे, भाग। 28 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 4 आया। 4 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया -4 ही आएगा। 28 में 7 का भाग दिया 4 आया, 4 को -1 से गुणा किया तो -4 आया। 28 में 4 का भाग दिया तो 7 आया, 7 को 1 से गुणा करने पे क्या आया 7 ही आया। माइनस माइनस के पूर्णांक क्या होंगे, जुड़ेंगे, और चिन्ह भी वही आएगा। 7 और 4 कितने होते हैं 11, इसके -11 बट्टा कितना आया 28। ये अपना क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया -11। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, x बराबर 11/15 एक समीकरण कीजिए। दूसरे x बराबर -13/15। इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। किस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से सत्यापित करना है कि इस सूत्र में इन संख्याओं को लिखने पर कितना मान, कि ये 11/15 आता है नहीं आता। देख दो कि क्या है, पहला x बराबर 11/15, बाया पक्ष लेने पर, एक पक्ष है एक पक्ष है, बाया पक्ष लेने पर कौन सा है -x बराबर x। अब देखो माइनस, ठीक है, x का मान कितना है 11/5, तो -11/15 बराबर x, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा प्लस आ गया, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या आ जाएगा 11/15। इसको x को पहले लिख दो, x बराबर 11/15x।
दूसरा देखो, x बराबर -13/17। दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर देखो, इसको इसमें सेट करो, माइनस एक्स बराबर एक्स, देखो माइनस, ठीक है, माइनस कोष्टक माइनस कितने 13, तो माइनस के 13/7। अब एक साथ दो माइनस आ गए तो इसको भी किस में कर दो, इसको कोष्टक में कर दो, इसको बड़ा कोष्टक कर दो, यहाँ पर बराबर x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस माइनस को गुणा करें तो कितना आ गया, माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस आ गया, प्लस से क्या बटा 13/17 बराबर x। तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, -13/17 बराबर x। यहीं भी लिख सकते हैं कि x बराबर -13/17। कहने का मतलब LHS ये क्या है, ये सत्यापित है, ये समीकरण क्या है, सत्यापित है, ये भी सत्यापित है, ये भी सत्यापित है, और ये भी क्या है, सत्यापित है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक का मतलब होता है गुणा करना, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। कि ऐसी संख्या से मतलब गुणा कीजिए कि उत्तर में क्या है, एक। गुणात्मक प्रतिलोम में उत्तर क्या आता है, 1 आता है। जैसे मान लो 13 है तो -13, इसकी भिन्न बना लो 13/1। इसका उल्टा क्या हुआ, माइनस का है तो प्लस का 1 है, तो इसको माइनस का 1 कर दो, और 13 किसका है, माइनस का, तो यहाँ प्लस का 13 कर दो। अब इसको गुणा कर दो, 13 को 13 से काट दो एक बार, कितनी बार कटेगा, एक बार। माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा, 1, तो 1 को 1 से गुणा करने पे भी क्या आएगा, 1। मान कितना आया, 1। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/13। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल आप स्वयं करेंगे। 5वां सवाल बताता हूँ मैं। -1 × -2/5। सबसे पहले तो इस भिन्न को हल करेंगे। -1 को -2 से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आएगा, 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 को 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसका क्या करेंगे, उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 को 5/2 कर देंगे, 5/2 कर देंगे। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 5/2। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा पूछा है वो। यदि हम इसको हल करेंगे तो एक ही आएगा आंसर। देखो 2/5 × 5/2, तो 5 से 5 कट गए, 2 से 2 कट गए, उत्तर कितना है, 1 ही आया। लेकिन हमें ये चीज़ तो नहीं करनी है, हमें पूछ क्या रहा हो, हमें सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो उत्तर क्या हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर 5वां देखते हैं। निम्न प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पर क्या लिखना है, गुणधर्म का नाम, किसमें कौन सा नियम लागू हुआ है। देखते हैं, -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर -4/5। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं को हल करने पर क्या आया, -4/5। कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, वही संख्या आएगी, मतलब तत्समक, उसी के समान अंक आएगा। तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुणात्मक तत्समक का नियम, कहने का मतलब उसी के समान संख्या आना। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसी के समान संख्या आएगी, जैसा कि इसमें हुआ है। -4/5
5 को 1 से गुणा कर पर -4/5 ही प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं, -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पद और ये पद क्या इनका क्रम चेंज किया गया है। -13/17 को यहाँ पे पीछे ला दिया और -2/7 को यहाँ आगे ला दिया, मतलब क्रम विनिमय का नियम यहाँ पर लागू होता है। कौन सा? गुणात्मक क्रम विनियमता का नियम। गुणात्मक क्रम विनियमता का मतलब क्रम चेंज कर दिया बस। इसमें क्या हो रहा है, -29 बटा 29 इंटू 29 बटा -19। इसमें इनको हल करने पे क्या आया, 1 आया। और जहाँ पर 1 आता है ना, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम होता है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इस संख्या का ये संख्या क्या है, उल्टा है, इसलिए इसमें कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम का मतलब होता है संख्या को उल्टा लिख देना। छठा सवाल देखते हैं, 6/13 को -7/16 के व्यस्त क्रम से गुणा कीजिए। कहने का मतलब 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्यस्त क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्यस्त का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो 6/13, अब -7/16 का उल्टा क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, 16/-7, 16/-7, ये इसका उल्टा हो गया। इसको गुणा करने पे कटरी क्या है, कहीं से भी नहीं कट रहा है, नहीं कटे। इसको इससे गुणा कर दो, 6 36 का 6, 8 लिखा 3, 6 कम 6 3 9 बटा 13 को 7 से गुणा करो, 7 21 का 1, 8 लिखा 2, 7 2 9, इसका आएगा माइनस का। ये इसका क्या आ गया, आंसर। कुछ नहीं करना है, इस संख्या को इस संख्या के उल्टा से गुणा किया है हमने। ठीक, छठा सवाल नंबर 7 देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म को सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्ठक 6 इंटू 4/3 को कोष्ठक 1/3 इंटू 6 कोष्ठक 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। कहने का मतलब ये जो सवाल है इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर एक नियम होता है, जैसे मान लो हमने 3 संख्या ली, a इंटू बी इंटू सी बराबर 3 संख्या ली, b इंटू सी इंटू ए, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, इन्हीं संख्याओं को a इंटू बी इंटू सी। अब इसमें क्या है कि दो संख्याओं को कोष्ठक में, देखो संख्या समान है, इधर भी संख्या समान है, इधर भी संख्या है। यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्या इनके गुणनफल में अंतर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा हुआ है, 1/3 को यहाँ पर क्या इन दोनों संख्याओं के साथ में लिख दिया और 4 को इधर बाहर निकाल दिया। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 इंटू 4 इंटू 5, इन दोनों को कोष्ठक में बंद कर दिया। इधर एक का मान कितना, 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह। अब 3 चौको कितना होता है, 12 इंटू 5, 3 इंटू 4 पंजे कितने होते हैं, 20, 12 पंजे कितने होंगे, 60, 20 तय कितने होंगे, 60। कहने का मतलब ये जो नियम है ना, इसको साहचर्यता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं इसको, साहचर्यता का नियम कहते हैं इसको साहचर्यता का नियम। कौन सा नियम लग रहा है इसमें, साहचर्यता का। ये तो हो रहा है, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख दिया और इधर इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख दिया, इसको अलग कर दिया। 8वां सवाल देखते हैं, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। सबसे पहले तो ये जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। -8 एकम 8, 8 और 1 9, -9/8 का प्रतिलोम कितना है, 8/9 है क्या, नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको गुणा करेंगे
तो 1 आना चाहिए। देखते हैं 1 आता है क्या। -9/8 इंटू 8/9। माइनस को माइनस, देखिए यहाँ माइनस को प्लस से गुणा करने पे माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए ये इसका प्रतिलोम नहीं है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आना चाहिए। कहने का मतलब माइनस का 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 9/8 इंटू माइनस के 8/9 से गुणा करने पर, देखो 8 से 8 कट गए, 9 से 9 कट गए, अब बचा क्या, 1/1 बचा। माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये इसका, तो हम कह सकते हैं कि 8/9 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। सवाल नंबर 9, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? देखते हैं। सबसे पहले इसको साधारण बीज में चेंज करते हैं। 3 3 9, 9 1 10, 9 1 10/3। अब यूँ कह रहा है कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो यहाँ देखते हैं कि 0.3 का मतलब होता है क्या है। देखो पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या है तो उसका मान क्या होगा, /10। तो इसका मान क्या होगा, 3/10। क्या है इसका मान, 3/10। कहने का मतलब ये 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इनको गुणा करने पर एक आंसर आता है। हाँ है। क्वेश्चन नंबर 10वां, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा नहीं है, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। जिसे 0 हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्यों बराबर क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ऐसी परिमेय संख्या जो व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम अपने उल्टे के समान है। देखो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होगा, और -1 का उल्टा भी -1 ही होता है। उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो उसके व्युत्क्रम के समान हो। जैसे -2 लें तो इसका उल्टा क्या होगा, +2, तो इसमें तो अंतर है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक का मतलब होता है जैसे -2 है, अब इसके समान तो कोई संख्या नहीं, 0 अपने ऋणात्मक के समान, क्योंकि 0 को -0 लिखेंगे ना तो भी उसका मतलब वही होगा। सवाल नंबर 11वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 0/1 अगर इसको हम लिखे तो यूँ, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, जो मैंने पहले समझा चुका हूँ। संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। कौन कौन सी संख्याएं जो स्वयं के व्युत्क्रम होती हैं, अभी बताया, 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। -5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो -5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1/5, -1/5 इसका व्युत्क्रम होगा। 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम, देखो 1/x, अब इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दो, इसको x/1 कर दो। x को न लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव, दो परिमेय संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। सदैव परिमेय संख्या होती है। जैसे 3 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय, 15 भी क्या है, परिमेय संख्या है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है, वो भी धनात्मक होता है, धनात्मक। जैसे
2/5। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम भी 5/2 ये धनात्मक भी होगा। ये भी धनात्मक है क्योंकि उत्तर में आएगा एक धनात्मक ही। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।